कोई दिक्कत है, हेडिंग डालो तुम लोग सब। इनकम टैक्स होता क्या है, पहले की चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, टैक्स जो इनकम टैक्स होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले तो यही समझ ले, है ना। आ जाओ, ये वाली लाइट खोलो मित, बराबर वाला, बस आ जाओ। तो टैक्स जो होते हैं वो हमारे, देखो भाई बड़े ध्यान से समझ लो भाई, टैक्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। दो टाइप के हमारे टैक्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, या इनडायरेक्ट लिख लेते हैं। पहले इनडायरेक्ट बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा तुम्हें। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो बड़े और छोटे में भेदभाव नहीं करता। मतलब मैं भी उतना ही दूंगा, तुम भी उतना ही दोगे, कोई और भी उतना ही देगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं तुम्हें। अब मुझे सपोज करो एक बिस्कुट का पैकेट खाना है ना, पार्ले जी का, तो उस पर 1 रुपये का यदि टैक्स है तो मैं भी 1 रुपये का टैक्स दूंगा, तुम भी 1 रुपये का टैक्स दोगे, और ये जो बैठी है क्या नाम है इसका, कशिश, ये भी 1 रुपये का टैक्स देगी। कोई ऐसा थोड़ी ना कि पार्ले जी की कंपनी मुझसे 10 रुपये का टैक्स लेगी, क्योंकि तुम तो ज़्यादा कमा रहे हो, हम तो बच्चे हैं, तुम कम दोगे टैक्स, तुम ज़्यादा दोगे, भेदभाव नहीं होता। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो एवरी पर्सन पर क्या लगता है, इक्वल लगता है। हर एक व्यक्ति पर क्या लगता है, इक्वल लगता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारा भंडारा है इनडायरेक्ट टैक्स का, लेकिन मोदी ने ख़त्म कर दिया, है ना। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया था और सारे के सारे टैक्सों को खा गया था। यही तो बात है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स कन्वर्ट हो गए थे किस में, जीएसटी में। सारे इनडायरेक्ट टैक्स किस में कन्वर्ट हो गए थे, जीएसटी में कन्वर्ट हो गए थे। अब इनडायरेक्ट टैक्स की पहले मैं तुम्हें बहुत सारी लिस्ट बताता हूँ क्या क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा सबसे पहले आता है सेल टैक्स, दूसरा होता है तुम्हारा वैट, तीसरा क्या होता है, कुछ और ही बताओ। बहुत सारे टैक्स होते हैं, बहुत सारे टैक्स होते हैं। खाने पीने पर भी टैक्स होता है, हर चीज़ पर टैक्स होता है। जैसे सब वाटर टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, या और भी बहुत सारे हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो हम पिक्चर देखने जाते हैं, अभी तो फिलहाल हॉल बंद पर हैं, क्या करें, है ना, लेकिन मूवी देखने जाओगे तो एंटरटेनमेंट टैक्स दोगे या नहीं। सुरभि से तो ले गएगा नहीं कोई, है सुरभि को तो छोड़ देगा। देखो एंटरटेनमेंट टैक्स हर किसी को देना पड़ेगा, और क्या है, इक्वल देना पड़ेगा, है ना। तो सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स वो होता है जो गुड्स हमने दूसरे को सेल किया है और उस पर जो टैक्स लग रहा है वो होता है सेल्स टैक्स। जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, हम गुड्स सेल कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उस पर लगता है सेल्स टैक्स। वैट क्या होता है, वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब होता है दैट इज इनपुट, दैट इज आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मतलब आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्या होता है ये तो समझे नहीं हम। देखो, इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो परचेज पर लगता है। इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो परचेज पर लगता है। मैंने कोई 10,000 रुपये का माल खरीदा, मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो पहले मैंने 10,000 रुपये और 500 रुपये का टैक्स दे दिया, 500 रुपये का टैक्स मैंने दे दिया, तो मुझे 10,000 रुपये की चीज़ कितने की पड़ी, 10,000 रुपये की चीज़ 10,500 की पड़ी। अब वो चीज़ मैंने प्रॉफिट वगैरह लगा कर बेच दी और उस पर 1,000 रुपये का टैक्स वसूल लिया, तो मेरे पास टैक्स आया कितना, 1,000 का। मैं टैक्स दे कितना चुका, 500 का, तो बचा कितना, वो जमा कर देंगे सरकार के खाते में, ठीक है ना।
यानी कि जली गोटी के चौराहे पे जाके, ठीक है ना, अंदर जाके है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, तो आउटपुट टैक्स वो टैक्स जो सेल पर हमने दूसरे पर लगाया। आउट का मतलब क्या होता है, सेल। आउटपुट पर जो टैक्स लगाया, और इन यानी कि जो हमने परचेज पर दिया, उसमें से जो माइनस होगा, जो बचेगा वही होता है वैल्यू एडिड टैक्स, और वो जमा हो जाता है सरकार के खाते में यानी कि गवर्नमेंट अकाउंट में। और एंट्री क्या बनती है इसकी, एंट्री इसकी क्या बनेगी कि बैंक अकाउंट ये वैट डेबिट टू बैंक, वैट डेबिट टू बैंक। वैट तो हमारा एक तरीके से अब वो हो जाएगा ना, लायबिलिटी है। टैक्स कभी भी यदि हमने कलेक्ट किया, पहले बात ध्यान रखना, टैक्स कभी हमने कलेक्ट किया तो वो हमारा प्रॉफिट नहीं होता, वो क्या होती है हमारी लायबिलिटी, वो क्या होती है लायबिलिटी। क्योंकि टैक्स कलेक्शन करने का काम व्यक्ति का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है, वो जो काम है वो किसका है, वो है सरकार का। और गवर्नमेंट ये कहती है कि टैक्स कलेक्ट तुम करो, टैक्स कलेक्ट तुम करो और मुझे आगे दे दो, मुझे आके दे दो। तो टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और वो हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। टैक्स क्यों दिया जाता है, टैक्स गवर्नमेंट को क्यों दें? जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो घर मेरा, हमारे घर वालों का, हमारे पापा का, हमारे परदादा का, उस पर टैक्स क्यों दें, बताओ, जवाब दो। टैक्स क्यों दें, हाउस टैक्स क्यों जमा करते हैं, बताओ। बात ये नहीं है, जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं हम हाउस टैक्स के रूप में। वो जो प्लेन रोड पे हम चल रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास है ना, उसका टैक्स दे रहे हैं। हालांकि होती नहीं प्लेन लेकिन क्या नाम है, इतने बड़े बड़े गड्ढे तो नहीं है ना, समझ रहे ना बात को, कि पता लग रहा है कि क्या नाम है, जैसे घर से बाहर पैर धरा 6 फुट की खाई में गिरे सीधा, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या है, इस वजह से हमें टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यानी कि संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति का टैक्स पेमेंट करना उसका अधिकार है। और टैक्स पेमेंट करने के लिए एक कार्ड होता है जिसे बोलता है पैन कार्ड, पैन नंबर होता है उसमें, उसे बोलता है पैन कार्ड, है ना। वो परमानेंट अकाउंट नंबर, इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके थ्रू टैक्स जमा होता है, उसके थ्रू टैक्स जमा होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड बनवा लेता है, यदि कोई व्यक्ति पैन कार्ड बनवा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टैक्स देना जारी हो गया। वो टैक्स तभी देगा जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा। अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा, ये होता है पैन कार्ड, ठीक है ना। अब तो ये आधार कार्ड और उससे लिंक होने लगा है ना, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने लगे। लेकिन पहले जो होता था वो ऐसे वाला बनता था, केवल और केवल पैन कार्ड। अब उसमें आधा आधार कार्ड छपा हुआ आ रहा है और आधा जो आ रहा है वो पैन कार्ड छपा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू, इसकी हेल्प से जमा होता है। जैसे वोटर आईडी होती है, उसकी हेल्प से हमारी वोट जमा होती है, ऐसे इसी की हेल्प से हमारा क्या होता है, टैक्स जमा होता है, ठीक है ना। बात कर रहे थे हम इनडायरेक्ट टैक्स की। तो सेल्स टैक्स तुम्हें समझ में आ गया, सेल पर जाता है। वैट समझ में आ गया। वाटर टैक्स क्या होता है, जो हम घर पे पानी यूज़ कर रहे हैं, जो हम घर पे पानी यूज़ कर रहे हैं। अब पानी तो भगवान ने दिया, इंसान ने थोड़ा ना दिया, तो उस पर टैक्स क्यों दें। लेकिन उस पानी को जो छाना है वो तो इंसान ने छाना है, जो उस पानी में केमिकलाइजेशन जो किया है वो तो इंसान ने किया है, जो उसे स्टोरेज किया है वो तो इंसान ने किया है। तो जिस टंकी से पानी आ रहा है उस टंकी का टैक्स जाता है ये, ठीक है ना। उस टंकी तक पानी जो पहुंचा वो कैसे पहुंचा, जनरेटर की हेल्प से। उस जनरेटर का बिल किसने दिया है, इंसान ने दिया है। इसी वजह से हम टैक्स पे करते हैं पानी का, ठीक है ना। हर चीज़ का जवाब है, तुम जो जवाब पूछना चाहो वो पूछ लेना। अभी कोई सवाल मन में मत रखना, बिल्कुल भी मत रखना। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है। अभी बहुत सारे टैक्स होते हैं, लाखों हज़ारों टैक्स हैं। हंसने पर भी टैक्स है, लाफिंग टैक्स, हंसने पर भी टैक्स है हर चीज़ पर टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स आ जाएगा भाई, देखो। और एंटरटेनमेंट टैक्स वो क्या होता है, एंटरटेनमेंट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम एंटरटेनमेंट पर पे करते हैं। जैसे हम हॉल में पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो 100 रुपये का टिकट है, मान लो, छोटे ज़्यादा बड़ा वो नहीं है हमारा हिसाब, हम तो आगे वाली सीट पर बैठ जाएंगे। 100 रुपये का टिकट है और उसमें सपोज करो 50 रुपये का टैक्स है। ऐसे होता है 50% 60% टैक्स होता है एंटरटेनमेंट पर, बहुत तगड़ा टैक्स होता है। तो 50% क्या उस पर टैक्स है, तो 50 रुपये का तो उसमें सरकार का हिस्सा और 50 रुपये हॉल वाले का हिस्सा,
ठीक। तो वो जो 50 रुपये की अमाउंट है वो होती है हमारी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। लेकिन एक समस्या है छोटी, टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका होता है? सरकार का। टैक्स जो कलेक्ट करेगी पब्लिक से वो तो सरकार करेगी ना, तो फिर ये टैक्स होल वाले को क्यों दे दिया? ये टैक्स तो जली कोठी पे जाके जमा करके आओ पहले तो। पक्की बात है भाई, पक्की बात है। तो यानी कि यदि मतलब तुम निकले पिक्चर देखने के लिए, आज पिक्चर देख के आनी है और टिकट लिया और पहले कहा मैं टैक्स की स्लिप ला के दे रहा हूँ, तुम क्या नाम है मुझे विदाउट टैक्स वो काट के दे दो, टिकट जो है वो विदाउट टैक्स काट के दे दो, तो पहले तो तुम जली कोठी जाओगे, उसके बाद में टैक्स जमा करोगे वहाँ पे, और फिर तुम हॉल में आओगे, इतने तुम्हारी पिक्चर भी ख़त्म और सब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी पॉपकॉर्न भी खा जाएगा सारे, वो भी ख़त्म। ठीक है ना, दोनों चीज़ ख़त्म हो जाएंगी बस, सब पक्की बात है बिल्कुल। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनडायरेक्ट टैक्स तुम अपने पास कलेक्ट करो, पब्लिक केवल उससे कलेक्ट कर सकती है। यानी कि जो किसी चीज़ को चला रहा है, सेलर है, कुछ भी है, वो उसको कलेक्ट कर सकता है और बाद में डिपॉजिट कर देता है। कहाँ पर? गवर्नमेंट के अकाउंट में। गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। ये है इनकम टैक्स, इसकी क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी। कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कोई दुकान वाला या कोई बड़े शोरूम वाला या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन उसको कलेक्ट करता है और बाद में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि यार इतने सारे टैक्स लग रहे हैं, एक काम करो इन्हें रहने दो, इन्हें रहने दो। अभी यहाँ पर वेट, CGA, वो यहाँ पर क्या नाम है, CST भी आएगा, CST भी था यहाँ पर, काफ़ी सारे टैक्स हैं यहाँ पर भरे पड़े हैं बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, इसे तो रहने दो। और इन्होंने 1 जुलाई, ये तुम्हें लिखना है सब कुछ, ये मैंने काट दे, लेकिन तुम्हें नहीं काटना, इसके नीचे लिखना 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, ये इसके नीचे का पॉइंट है। 1 जुलाई 2017 को आया क्या? GST। GST की फुल फॉर्म पता है तुम्हें? हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर हर चीज़ कवर हो गई। देखो मैं एक चीज़ गिनवा सकता हूँ इसमें, एक एक चीज़ कवर हो जाएगी इसके अंदर। जब मैंने GST की क्लास ली थी तो तब मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा था कि इसमें ये कवर नहीं हो, उसमें वो कवर नहीं हो। मैंने एक एक चीज़ बताई थी उन्हें कि एक एक चीज़ कवर हो जाएगी। गुड्स, जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो गुड्स है। कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं वो भी गुड्स है ना। कोई हम वैसा सामान खरीद रहे हैं वो भी गुड्स है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखे, AC, सुबह से लेके बच्चे के चिप्स के पैकेट से लेके, है ना, और रात तक का सारा खर्चा, सबका सब गुड्स है। तो गुड्स, और बाकी सारी है सर्विसेज। किसी स्कूटर वाले के पास गए, स्कूटर ख़राब हो गया, गुड्स नहीं चाहिए, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बस थोड़ा ठीक कराना है, क्या है? सर्विस। किसी AC वाले को बुलाया, भैया सर्विस कर दो, ठीक, तो क्या है? कुछ दे के जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, सर्विस दे के जा रहा है, पैसे लेके जा रहा है, ठीक है ना। क्या दे रहा है? सर्विस। तो GST के अंदर सारे टैक्स कवर हो गए जितने भी। होल वाला गुड्स देता है, पिक्चर बेचता है, क्या करता है? एंटरटेन करता है, टाइप से सर्विस दे रहा है। क्या करना है? सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर सारे टैक्स कवर हो गए। तुम्हारे माइंड में कोई सा टैक्स आता है तो बताओ। हाउस टैक्स। हाउस टैक्स, बाहर रोड पर हम चल रहे हैं, बाहर रोड पर हम चल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो हमारी हेल्प कर रही है कि भाई पब्लिक को परेशानी ना हो, इसी वजह से हाउस टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो वो भी एक टाइप से सर्विस की कैटेगरी में आता है। और बताओ, वाटर टैक्स। वाटर टैक्स भी सर्विस की कैटेगरी में आता है। पानी सप्लाई कर रहे हैं हमें, क्या करना है? सर्विस ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पानी तो भगवान की देना, तुमने थोड़ा बना दिया पानी। और केमिकलाइजेशन से जो पानी बना हुआ होता है वो पीना नहीं चाहिए कभी भी। पानी बन जाता है केमिकल से भी, लेकिन पीना नहीं चाहिए वो पानी, तो नाश कर देगा इंसान का, है ना। तो GST के अंदर सारी बातें आ गई। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ पे इसके टाइप भी बताता हूँ GST के। आ जाओ साइड में आ जाओ। GST
जीएसटी हमारा 3 पार्टों में बटा होता है। अमित कौन कौन सा पार्ट है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। फुल फॉर्म सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये चाहो तो तुम लिख सकते हो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन टैक्स की जब बात आए तो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई हमसे पूछ ले कि तुमने पढ़ा क्या, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो ये होता है। अब इसका रेट जो है वो 6666 होता है। 6% ये होता है, 6% ये होता है और 6% ये होता है। अब सपोज करो, अब सपोज करना, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना। कोई चीज़ मेरठ के अंदर है, कोई चीज़ मेरठ के अंदर है और मुझे मेरठ से ही खरीदनी है, मुझे मेरठ से ही खरीदनी है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो एक टैक्स लगेगा। यदि वो चीज़ बाहर की आई हुई है तो 2 टैक्स लगेंगे उस पर, फिर ये दोनों। यदि वो बिल्कुल ही क्या नाम है आउट ऑफ कंट्री से आई हुई तो उस पर 3 टैक्स लगेंगे। ठीक है ना। कुछ चीज़ों पर ये तीनों एक साथ लगते हैं, कुछ चीज़ों पर 2 लगते हैं, वो रूल के हिसाब से है। वो वाकई में रूल नहीं पढ़ने, नॉर्मली तुम ये समझ सकते हो कि जीएसटी जो होता है वो टोटल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 18% होता है, जो कि हम पे लगता है। किस पर? टीचरों पर 18% टैक्स लगता है। देखो कितना मतलब जान निकाल रखी है 18% टैक्स लगता है टीचरों पर। जो टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर 18% टैक्स देना होता है। यानी किसी बच्चे ने यदि हमें 100 रुपये की फ़ीस दी तो 18 रुपये सरकार के खाते में जाते हैं। ठीक है ना, ये होता है। अच्छा आगे आ जाओ, लेकिन ईमानदारी से पे भी करना चाहिए कभी पे ही ना करो। तो जीएसटी का तुम्हारा ये सिस्टम हो गया। अच्छा अब हम समझेंगे डायरेक्ट टैक्स। तुम पहले फ़िलहाल इसे इनडायरेक्ट टैक्स को ना थोड़ा बहुत नोट कर लो साइड में, आधा पोर्शन उधर नोट कर लेना, आधा इधर। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं फिर। करो, नोट करो। यदि तुम्हारा ये टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट तो कोई और करेगा और पे कोई और करेगा। कलेक्ट कोई और करेगा और पे कोई और करेगा। तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ, इसकी डेफिनेशन तुम इसके नीचे लिख सकते हो। क्या है कि टैक्सेस विच चार्ज्ड from a person who collect taxes from another person. Taxes which charge from a person who collect tax from another person, यानी कि जिस व्यक्ति से मैंने टैक्स कलेक्ट किया है उसने टैक्स किसी और से कलेक्ट किया है। ये तो बात लिखी मैंने। टैक्स विच चार्ज फ्रॉम अ पर्सन, उस पर्सन से टैक्स कलेक्ट करना, हु कलेक्ट टैक्स फ्रॉम अनदर पर्सन, जिसने किसी दूसरे व्यक्ति से टैक्स क्या करा, कलेक्ट करा। अब जैसे देखो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल लाइव एग्जांपल बताता हूँ इसका, कि जैसे मान लो कोई कपड़े की दुकान वाला है, किसी कपड़े की दुकान वाले ने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है ना, जीएसटी कलेक्ट करा, कस्टमरों से सुबह से लेकर शाम तक की सेल हुई। अब उसे क्या करना है, अब उसे टैक्स जमा करके आना है, ठीक है ना। तो जो कस्टमर से उसने कलेक्ट करा वो तो क्या है, वो उसे तो बोलेंगे कलेक्शन, और जो वो उससे जो चार्ज हो रहा है, वो जो उससे गवर्नमेंट चार्ज कर रही है कि लाओ भाई टैक्स दो जो तुमने कलेक्ट करा, उसे बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज और कलेक्शन में मतलब समझ में आया। चार्ज का मतलब क्या है कि तुम पे चार्ज हो रहा है टैक्स, और कलेक्शन का मतलब क्या है कि तुमने उससे कलेक्ट करा है टैक्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एक एक चीज़ का मतलब बारीकी से समझते हुए चलना। यहाँ पर एक एक चीज़ का मतलब बारीकी से समझते हुए चलना है। हमें जरा सा भी पॉइंट इधर से इधर हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स तो बड़ा ही सिंपल, जो हम पढ़ेंगे अभी।
है ना, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। आ जाओ, क्या कि टैक्स, जो टैक्स है वो कलेक्ट उसी पर्सन से किया जाएगा जिसने इनकम कमाई है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है मैंने इनकम कमाई और मैं ही टैक्स दे रहा हूँ, मैंने इनकम कमाई और मैं ही टैक्स दे रहा हूँ। और इनकम टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने तो इनकम कमाई, मतलब मैंने तो टैक्स पे करा, लेकिन उसे जमा, मैंने तो टैक्स जमा करा, या ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे खर्चे पर, जो मैंने खर्चे के अंदर जो टैक्स पे किया है किसी और को, वो डायरेक्ट मैं गवर्नमेंट को जमा नहीं करूँगा, डायरेक्ट वो कोई और व्यक्ति जमा करेगा, वो कोई और व्यक्ति जमा करेगा, ठीक है ना। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने ही पैसा कमाया और मैं ही क्या कर रहा हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा टैक्सेस विच डायरेक्टली चार्ज फ्रॉम अ पर्सन हु अर्न एन इनकम, हु अर्न एन इनकम, जिसने इनकम कमाई है, जिसने इनकम कमाई है उसी पर ही टैक्स लग रहा है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तुम ही कमाओ और तुम ही जली कोठी पे जाके जमा करके आओ, ठीक है ना, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, है ना। और खर्चा मैंने करा तो मैंने कुछ टैक्स भी पे किया होगा, लेकिन तुम जमा करके आ रहे हो तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि टैक्स की इसमें तो होती है शिफ्टिंग और ये होता है टैक्स डायरेक्ट डिपॉजिट। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, सिर्फ शिफ्टिंग होती है, लायबिलिटी टू पे टैक्स शिफ्ट हो जाती है, लायबिलिटी टू पे टैक्स क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है, नोट करो इस बात को। अब इसमें छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे सारी। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो नहीं, इनकम पर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सपोज करो कि क्या नाम है, मुझे कोई कमीशन मिला, मुझे कोई तुमसे कमीशन मिला, है ना, मुझे कोई तुमसे कमीशन मिला सपोज करना, और वो कमीशन तुम्हारा 1000 रुपये का था, लेकिन तुम जो मुझे मेरी इनकम दोगे वो तो टैक्स काट के दोगे ना, वो तो टैक्स काट के दोगे या नहीं दोगे, इनकम जो दोगे वो तो टैक्स काट के दोगे। कंपनी से जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम मिलती है ना एम्प्लॉइयों को, टैक्स कटने के बाद मिलती है, टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्शन सोर्सेज 10%, तो वो भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं खर्चों पे लगता है, ये तो डेफिनेशन बिल्कुल मत बना लेना, इनकम पर भी लगता है, लेकिन वो पहले दूसरे ने काट लिया, वो दूसरे ने पहले काट लिया, क्योंकि जमा तो उसको करना है ना। एक मालिक है, एक व्यक्ति है, ये इसके यहाँ बेचारा काम करता है और ये क्या है, ये तो मालिक है ना। तो जब ये इसको सैलरी पे करेगा ना, और सपोज करो इसकी 10,000 रुपये सैलरी है, तो वो इस पर से 10% टैक्स काट कर इसको 9,000 रुपये सैलरी पे करेगा। 1,000 रुपये का जो टैक्स है ना वो किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। 1,000 रुपये का टैक्स किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इससे कहा है एज पर कंपनीज एक्ट 90 कह रहा हूँ, अब तो चेंज हो गया ना 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि भैया
टैक्स कलेक्ट करो तुम, चार्ज करेंगे तुम पे हम, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है इस बात को। अब आ जाओ, अब यहाँ पर हम छोटी छोटी बातें समझते हैं। इनकम टैक्स कब लागू हुआ, क्या क्या होता है इसके अंदर, किसको क्या बोलते हैं, एक एक चीज़ का मतलब समझेंगे बहुत बारीकी से। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट यहाँ तक का दिख रहा है ना। हाँ, सबसे पहला पॉइंट कि इनकम टैक्स तुम्हारा लगा कब, जो स्टार्टिंग हुई इनकम टैक्स की वो कब हुई। तो स्टार्टिंग जो हुई वो हुई तुम्हारी 1961 में। तो इनकम टैक्स जब आया, कब आया, 1961 में। 1961 में इनकम टैक्स तुम्हारा आया, और ये तुम्हारा जो है वो पूरे के पूरे उसमें भारत में एप्लीकेबल हो गया था। बट क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम टैक्स जो आया वो 1961 में आया और पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं हुआ था, ठीक है ना। बस थोड़ी थोड़ी बातें समझ लो कि ये कब आया था। तो कब आया था, 1961 में आया था, है ना। फिर इनकम टैक्स के जो रूल बने, इनकम टैक्स के जो रूल्स बने वो बने 1962 में, ठीक है ना। सरकार वैसी लेट है, और जब तो वैसी लेट थी, है ना। तो जब कोई चीज़ आती है ना, जब ये इनकम टैक्स की रूल आए थे, जब इसकी बुक आई थी तो इतनी पतली बुक थी, लेकिन धीरे 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 रूल बढ़ते गए और बुक का साइज़ हो गया तुम्हारा ये इनकम टैक्स का, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये सिर्फ इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है ना वो एक व्यक्ति का सबसे ज़्यादा है। किसका, रिलायंस कंपनी के मालिक का, रिलायंस कंपनी के प्रीवियस मालिक का, धीरू भाई अंबानी का सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा खुरापाती इंसान वो रहा है, सबसे ज़्यादा खुरापाती इंसान वो रहा है। उसने टैक्स बचाने के इतने रास्ते निकाल लिए कि टैक्स ऐसे नहीं तो ऐसे बचेगा, और सीधी सी बात है भाई वो तो लॉ में है ही नहीं, है ना। तो ये लोग क्या नाम है उसे अपडेट करते गए, नोटिफिकेशन लगाते गए कि अच्छा ऐसे है तो ये वाला रूल फिर से अब से ये वाला रूल लागू होगा। तो फिर उसने नया रूल निकाल लिया, अब से ये वाला रूल भी लागू होगा। जैसे इन्होंने कहा कि क्या नाम है कंपनी पर टैक्स लगेगा, कंपनी पर टैक्स लगेगा, ये तो बताया ना कि कंपनी क्या है, पर्सन है या पर्सन नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पे टैक्स नहीं लगने का। कुछ बातें ऐसी हैं जो क्या नाम है कमियां निकलती गई और बुक क्या है फूलती गई, मोटी हो गई बुक तुम्हारी तुरंत ही, है ना। तो ये उसकी सबसे ज़्यादा देन है वैसे। अच्छा आगे पॉइंट लिखते हैं हम इसमें, जो इसमें अब तुम बात कहोगे नोटिफिकेशन की कि नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, तो इसमें नोटिफिकेशन जो जारी करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसके नोटिफिकेशन जारी करता है, ठीक है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तुम्हें ये बातें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी, सिर्फ मैं तुम्हें सिर्फ टैक्स की सिर्फ आज जानकारी दे रहा हूँ कि टैक्स वास्तव में होता क्या है, बस केवल। चैप्टर तो हम कल से पढ़ेंगे, शुरुआत कल से होगी, ठीक है ना। आज का तुम कुछ भी याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी किसी ने हमसे पूछ लिया कि इनकम टैक्स कब लागू हुआ, पूरा तो हमें आता है लेकिन ये नहीं पता कि लागू 1961 में हुआ, तो हमने क्या कुछ पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा इसका मतलब। तो इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, बिल्कुल कोई सा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। इसके बाद में जो अगली और मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात है वो क्या है कि एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट मतलब बजट, बजट, ठीक है ना। बजट पेश करते हैं, इसमें तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुम्हारे दोनों हो जाएंगे,
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का होता है ये तुम्हारा बजट पेश। अब ये बजट पेश कब होता है? ये जो बजट पेश होता है ना, ये होता है 1 फरवरी एवरी ईयर। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है, जिसके अंदर पहले ये पेश होता था कब? पहले ये होता था लास्ट डे ऑफ फरवरी को। अब मैंने लास्ट डे क्यों बोला? क्योंकि फरवरी में लीप ईयर भी छुपा होता है हर 4 साल बाद, ठीक है ना। तो पहले ये होता था लास्ट डे ऑफ फरवरी को, लेकिन अब जो ये होता है, अब ये होता है तुम्हारा कब? 1 फरवरी को। फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बजट आ जाता है, ठीक है ना। और जस्ट उससे अगले दिन रेलवे का बजट आ जाता है, रेलवे का भी बजट आ जाता है। दोनों का बजट एक दिन के गैप में आता है हमेशा। पहले वहाँ पर होता था कि पहले लास्ट डे ऑफ फरवरी उसका बजट आता था, यूनियन बजट आता था, मतलब पब्लिक का बजट आता था, और फिर जो है फिर वो रेलवे का आता था। अब क्या है, एक दिन का गैप अब भी है, वो 1 फरवरी को आता है, फिर वो 2 फरवरी को आता है, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हें तो बस ये बात याद रखनी है कि एनुअल फाइनेंस एक्ट यानी कि बजट जो ये कब पेश होता है? कब पेश होता है? 1 फरवरी को। हर साल 1 फरवरी को ये पेश हो जाता है, ठीक है ना। और कौन पेश करता है इसे? फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो, अब का जो भी हो, मैं नहीं कह रहा कि ये है या वो है या कोई भी है, लेकिन क्या नाम है, जो भी है वो ही पेश करेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ही पेश करेगा, ठीक है ना। आगे चलें, आ जाओ। मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हो तुम इसे, ये छोटे छोटे पॉइंट है, नोट करते हुए चलना। अब मैं बात करूं यदि ईयर की, ईयर भी होते हैं हमारे 2 टाइप के। ईयर भी होते हैं हमारे 2 टाइप के। कैसे कैसे होते हैं 2 टाइप के? अमित बताओ भाई ज़रा, 2 टाइप के कैसे कैसे होते हैं? चारू बताओ। करंट है, करंट ईयर, और जिसमें करंट नहीं होता वो वाला ईयर ना 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 ना। ईयर होता है हमारे 2 टाइप के। पहला होता है कैलेंडर ईयर, और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर की शुरुआत जो होती है वो 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर को ये तुम्हारा ख़त्म हो जाता है। और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है? शुरू फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल, और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। तो हमारे काम का ये वाला रहेगा, हम पूरे के पूरे इनकम टैक्स में इस ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे सारी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है ना, जिसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे जिसे? प्रीवियस ईयर। अभी बता दूंगा क्यों बोलेंगे इसे। ठीक है, आओ देखो आगे देखते हैं इसमें। हम आगे के पॉइंट लिखो। अब तो इसमें कर लेना नोट, अभी 2-1 धीरे धीरे नोट कर लेना। आ जाओ आगे के हम इसे पॉइंट लिखते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर को ही क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर क्या होता है वो देखो। यहाँ पर हेडिंग डालो मेरे साथ ही तुम लोग। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस साल में इनकम कमाई गई वो प्रीवियस ईयर होता है। जिस साल में इनकम कमाई गई वो प्रीवियस ईयर होता है। भाई मैं इस 2000 हमने अब जो ये इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो कब से कब तक की इनकम का करेंगे? 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के इनकम पर कैलकुलेट करेंगे हम। और उसका पेमेंट कब करेंगे? उसका पेमेंट करेंगे हम 21-22 में। मतलब भाई 21 तो लग ही जाएगा 31 मार्च को। तो देखो जैसा मैं बताता हूँ, 1 अप्रैल 2019 में मैंने कमाना स्टार्ट करा, है ना। वो तो खैर कोरोना वायरस ने ख़राब कर दिया, है ना, मार्च को ही ख़राब कर दिया था, लेकिन चलो फिर भी
1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2019 तक हमने कमाया, पक्की बात है? चलो 20 लिख दो, अरे 20 लिख दो, आ जाओ, ठीक है भाई। तो इस साल हमने कमाया, अब मैं कहता हूँ भाई मैंने इतना पैसा कमाया, तो सरकार कहती है तो फिर तुम तो खुश हो, क्या हो, खुश हो, टैक्स दो। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हम पे टैक्स लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा? डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, यानी कि इनकम टैक्स लग जाएगा। डायरेक्ट टैक्स लग जाएगा यानी कि इनकम टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और वो कब लगेगा? वो इस साल में नहीं लगने का, वो अगले में लगेगा, यानी कि 2000 तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसे, 20-21 में लगेगा, 2020-21 में लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगला जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2019 उसी साल में तो जमा करना है मुझे, उसी साल में तो जमा करना है। तो जिस साल इनकम कमाई गई उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स जमा कर रहे हैं उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। ध्यान रखना इस बात को, वही बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। टैक्स को बिल्कुल मजे ले लेके पढ़ो, एकदम मज़ा ना आ रहा तो बता देना, ठीक है। यहाँ तक का दिख रहा है ना, आ जाओ। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? अ ईयर इन विच अर्न एन इनकम, जिस साल पैसा कमाया गया, जिस वर्ष पैसा कमाया गया, जिस साल पैसा कमाया गया है वो होता है प्रीवियस ईयर। अगला होता है, फिर इससे अगले वाले की भी बात कर लें, अगला होता है हमारा जिस साल हम टैक्स जमा कर रहे हैं, जमा करने वाले को क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कि जिस साल में पैसा तुमने क्या करा है? टैक्स जमा करा है, जिस साल में। ईयर इन विच टैक्स पेड बाय एसएससी। ईयर इन विच टैक्स पे बाय एसएससी। एसएससी कौन है? हम। अभी बता दो एसएससी की डेफिनेशन। एसएससी कौन है? हम। वो व्यक्ति जो टैक्स जमा करता है यानी कि एसएससी। वो व्यक्ति जो टैक्स जमा करता है यानी कि एसएससी। देखो इनकम टैक्स की जो लैंग्वेज है ना वो बिल्कुल अलग है। एक्ट की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है। अकाउंट्स हम पढ़ते आए हैं आज तक, इतना और उतना करते आए हैं, कितना डेबिट और उतना क्रेडिट। लेकिन इनकम टैक्स की लैंग्वेज जो होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसको हम एक एक चीज़ को पहले समझेंगे, उसका मतलब भी तब करेंगे। एसएससी, ईयर इन विच टैक्स पेड बाय एसएससी क्या और जो उसने अर्न करी है फॉर विच इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ क्या? प्रीवियस ईयर, तुम समझ गए ना, मतलब मैं प्रीवियस ईयर को ये ऐसे लिखूंगा शॉर्ट में और असेसमेंट ईयर को ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो तुरंत समझ जाना जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा, क्योंकि इतना बड़ा नाम 70 उसका कैसे लिख पाएंगे, इसमें तो लेटर भरे पड़े हैं ना, तो बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल में टैक्स जमा किया जा रहा है, जिस साल में टैक्स जमा किया जा रहा है। अब देखना, अब मैं बात पूछता हूँ तुमसे, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब 2019-20 और 2020-21, तो 2019-20 हमारे लिए क्या होगा? बोलो भाई चारू। ये होगा हमारे लिए प्रीवियस ईयर।
और 2020-21 हमारे लिए क्या होगा, वो होगा हमारा असेसमेंट ईयर, वो होगा हमारा असेसमेंट ईयर, वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आती है। तो कुल मिला के मैंने अभी फ़िलहाल इतना बताया कि टैक्स जो है वो 1961 में आया है, 1962 में इसका रूल जो है वो बने हैं, इसके सारे रूल बने हैं जो भी इसके अंदर रूल थे। नोटिफिकेशन इसका CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जारी करता है ना, सर्कुलर नोटिफिकेशन ये जारी करता है। फाइनेंस एक्ट जो आता है वो 1 फरवरी को आता है, और ईयर जो होता है वो हमारे 2 टाइप के, कैलेंडर और फाइनेंशियल। कैलेंडर ईयर तुम जानते हो, बचपन से कैलेंडर देखते आ रहे हो। फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, और इसी फाइनेंशियल ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल में पैसा कमाया गया। और असेसमेंट ईयर क्या होता है सुरभि, असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है, जिस साल टैक्स पे किया गया, जिस साल इनकम पे टैक्स पे किया गया। क्लियर है पॉइंट, चलते हैं आगे, नोट करो से फटाफट बहुत तेज़ी से। अब तुम्हारा सवाल एक होना चाहिए मुझसे, क्या क्या कि ये कौन होता है एसएससी, ये कौन होता है एसएससी। सवाल निकालते हुए चलना, जो टैक्स पे करता है ना। तो एसएससी की डेफिनेशन है वो व्यक्ति जो टैक्स पे करता है। लिख लो चाहे इसका भी हाथों हाथ नीचे। एसएससी कौन व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो क्या करता है, टैक्स को पे करता है। तो यहाँ पे लिख लो अ पर्सन हु पे द टैक्स, हु पे द इनकम टैक्स ऑन अर्न इनकम, जो उसने कमाई है। भाई कमाई हुई इनकम पे जो टैक्स देगा, जो इनकम नहीं कमाई उस पर टैक्स कैसे देगा, है ना। लेकिन गवर्नमेंट कहती जो इनकम नहीं कमाई उस पर भी टैक्स दे दो। कैसे, यदि हम इनकम इस साल हमने क्या करी, इस साल हमने इनकम कमा ली बट हमें इनकम मिली नहीं, हाथ में नहीं आई। गवर्नमेंट ने क्या कहा, इनकम अर्न तो कर ली, किसी वजह से मैंने लिखा इनकम अर्न, इनकम अर्न तो कर ली। तो इनकम मैंने कहा हाँ भाई कर ली इनकम अर्न, तो लोग लाओ फिर टैक्स, तो टैक्स दे दो, है ना। तो इनकम जो तुमने अर्न कर ली उस पर भी टैक्स लगना ही है भाई, करो नोट। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब तुम इसमें अब समझना, कर लिया नोट, सारा हो गया, रफ कर दूं। देखो अब यहाँ पर इसने आगे की बात कही है, एसएससी तो हमने लिख दिया। अब आगे हम क्या समझें, आ जाओ आगे की बात हम समझते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने अलग से लिख रखे हैं। बुक में तुम छाटोगे तो बड़ी मुश्किल होगी तुम्हें।
तुम्हें छांटने की ज़रूरत नहीं होने की बिल्कुल भी। एसएससी की डेफिनेशन हम लिख चुके। पर्सन हमें पता ही है क्या हो, पर्सन की डेफिनेशन भी लिखनी है हमें कि पर्सन कौन होता है। यहाँ पर पर्सन भी क्या नाम है डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा हमारा, बताता हूँ, आ जाओ जरा। आ जाओ, हेडिंग डालना यहाँ पर तुम, टाइप ऑफ पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन वही व्यक्ति होता है जो टैक्स पे करता है, जो इनकम कमाता है, वही तो पर्सन होता है। जो इनकम कमाता है किस में? प्रीवियस ईयर में। जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाता है वही तो होता है। अब पर्सन में हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं मैं पर्सन, तुम पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन। इनकम टैक्स कहता है कि ये पर्सन नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या पर्सन है। ये बताता है कि पर्सन ये है। यदि मैं पर्सन, तुम पर्सन, ये पर्सन, तो फिर मेरी इनकम पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। पूछो क्यों? मैं तो कमा ही नहीं रहा, मेरा कोचिंग का नाम है, ये इसके नाम से चल रहा है, इनकम भी कोचिंग की है, मेरी तो है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी तो इनकम है ही नहीं, मैं तो इससे गिफ्ट लेता हूँ। समझा गई बात? तो इन्होंने बोला कि पर्सन क्या क्या है, पर्सन को इन्होंने इंक्लूड करके बोला कि पर्सन के अंदर क्या क्या आएंगे। तो वो देखो बहुत ही मज़ा आएगा अभी तुम्हें आगे। देखो तो इनने बोला भैया पर्सन के अंदर क्या क्या आता है। इंडिविजुअल, मेरे साथ नोट कर लो, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, AOP, BOI और ट्रस्ट। AOP, BOI और ट्रस्ट। अब इनको मैं एक चीज़ को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। AOP, BOI, पर्सन की डेफिनेशन भी लिखवानी है ना। आ जाओ। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में हम लोग आ गए, लिविंग बीइंग, ठीक है ना। इंडिविजुअल में हम लोग आ गए सब, ठीक है ना। राम, श्याम, मोहन, हरि, है ना, गुप्ता, वर्मा, शर्मा, सब सब किस में आ गए? इंडिविजुअल के अंदर आ गए। HUF होती है हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ताऊ, चाचा, भतीजा, है ना, उसके बच्चे, उसका भी लड़का, सब एक साथ रहते हैं, है ना। किसी के हैं HUF, यहाँ पे सब एक साथ रहते हैं। तुम्हारी HUF है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, कौन होता है? दादाजी, कर्ता, है ना। वो मेन व्यक्ति जो होता है, मेन मेंबर जो होता है, यानी कि दादा, वो ही घर का कर्ता होता है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है HUF में। यदि कोई उसकी नहीं सुनेगा तो कभी HUF बन ही नहीं सकती, ये बात पक्की है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग की नहीं सुनी जाने की ना, वो कभी HUF नहीं बन सकती, ये गारंटी है इस बात की। बंटवारा हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। यदि बिजनेस फैमिली बिजनेस है, एक ही बिजनेस में सब लगे पड़े हैं, भतीजा भी, ताऊ भी, चाचा भी, सब लगे पड़े हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं HUF, उसको बोलते हैं HUF। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसने बोला भैया पर्सन में तुम तो आते ही हो, HUF भी आएगा। यदि पार्टनरशिप फर्म है, कुछ पार्टनरों की बनाई हुई फर्म है, मैं तुम्हें समझा चुका 12th क्लास में। पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी आएगी, कंपनी है कोई तो वो भी आएगी, और AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ व्यक्तियों के झुंड ने कोई काम करना स्टार्ट करा, उसे बोलते हैं AOP, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या इसी को बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ
इंडिविजुअल, जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा फुल फॉर्म लिखने में चलना है ना, कभी बाद में भूल जाओ। तो इसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर आ गए। और ट्रस्ट, ट्रस्ट तो भाई इसके अंदर जरूर आएगा, देखो, वरना तो बहुत सारी चीज़ ट्रस्ट पे चल रही है। जितने भी तुम्हारे सदर के अंदर स्कूल हैं लगभग सारे ट्रस्ट पे हैं, सारे ही ट्रस्ट पे चल रहे हैं, मतलब मालिक कोई और है चला कोई और रहा है, मालिक कोई और है और चला कोई और रहा है। अब ओगरनाथ मंदिर जिसने बनवाया होगा उसका मालिक पता नहीं कौन होगा, है ना, लेकिन चला तो उसे ट्रस्ट रहा है ना, विश्वास, ट्रस्ट को बोलते हैं, विश्वास पर चल रहा है ना। तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति तो काम करते हैं, है ना, तो उन पर भी टैक्स लगेगा। अब वरना तो क्या नाम है, सपोज करो हमारी है कोई जगह, हमने मैंने कह दिया भैया मैं तो चला ही नहीं रहा, तो मेरे पे टैक्स क्यों लगेगा, लगेगा टैक्स। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ट्रस्ट पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो पर्सन के अंदर ये आ गए, तो जब भी तो मैंने बताया कि अ पर्सन, तो यहाँ पर हेडिंग जो थी ना हमारी पर्सन, ये पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड आएगा, वो पर्सन ये है सारे, ठीक है ना। तो पर्सन की डेफिनेशन तुम्हारी ये हो गई कुल मिला के, पर्सन की हु अर्न एन इनकम इन प्रीवियस ईयर। अब पर्सन वो कह रहा है हु अर्न एन इनकम इन प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाता है वही तो पर्सन होगा, या कोई और होगा भाई, बताओ। क्लियर है यहाँ तक की बातें, आगे आ जाओ, अब तुम आगे आ जाओ बस फटाफट। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसमें लिख पाता हूँ कि इनकम में क्या क्या आता है। इनकम में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स लगता किस किस पर है, इनकम टैक्स लगता किस किस पर है, हेडिंग डाल लो बेसिस ऑफ चार्ज, कि इनकम टैक्स लगता किस पर है। आ जाओ भाई, देखो बेसिस ऑफ चार्ज, इनकम टैक्स लगता किस किस पर है, तो देखो 5 हेड है इनकम के। इनकम टैक्स जो है ना वो यूँ पकड़ता है पंजे की तरह बिल्कुल। सबसे पहला सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी के बाद में तीसरा आएगा तुम्हारा क्या आएगा, मेरे दिमाग से निकल गया, हाँ, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। चौथा आएगा कैपिटल गेन और पांचवा आएगा अदर सोर्सेज। फिर सुनो, पहला आएगा सैलरी, दूसरा आएगा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आएगा पीजीबीपी, चौथा आएगा कैपिटल गेन और पांचवा आएगा अदर सोर्सेज। समझते हैं हर एक का मतलब बिल्कुल डीपली, आओ। तो पहला सैलरी, वो व्यक्ति जो दुखी है ना, वो सैलरी तो कमाएगा, जो बिजनेसमैन है वो मजे में है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आजकल बिजनेसमैन भी परेशान है, सही कह रहा हूँ। सैलरी वो पर्सन जो किसी के यहाँ जॉब करता है, सैलरी, ठीक है। अच्छा, सैलरी से इनकम कमा सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, एक बात बताओ मुझे तुम, क्या मुझे किसी की नौकरी करके ही पैसा कमाना होगा? यदि मैंने 50 मंजिल की एक बिल्डिंग बना दी, तैयार कर दी और उसे पूरा रेंट पे चढ़ा दिया, तो क्या मेरी कमाई नहीं होगी? होएगी कमाई, नहीं होएगी? होएगी, सीधी सी बात है, कमाई हमारी होएगी। तो उस इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किस किस पर चार्ज होता है वो समझना मेरी बात को। यदि किसी ने सैलरी कमाई उस पर भी लगेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि घर को किराए पे चढ़ा के पैसा कमा रहा है तब भी टैक्स देना पड़ेगा। तो किसी घर में किराया हो वो टैक्स जमा कर देना, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास मत करना, मेरे पास करके चले जाना, ठीक है, मैं पहुँचा दूंगा गवर्नमेंट को। मेरे पास मत करना, पता लग रहा है मुझे पकड़वा दोगे तुम तो। आ जाओ आ जाओ।
अगला है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट में लिखते हैं इसे PGBP, ठीक है ना। PGBP, पबजी मत समझ लेना भाई, है ना। क्या है? PGBP, ठीक है। तो सैलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और थर्ड होता है हमारा PGBP। अब देखो इन्होंने चौथे को घेर लिया, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, और पांचवे में इसने पकड़ लिया अदर, अदर अदर सोर्सेस, इसने पांचवा पकड़ लिया अदर सोर्सेस। अब समझना, देखो सैलरी तो वो व्यक्ति जो किसी के यहाँ जॉब करके पैसा कमा रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो अपना मकान किराए पे चढ़ा के पैसा कमा रहा है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना मुझे बिल्कुल तुम, है ना, और देखते हो तुम पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो। मुझे मकान की ज़रूरत थी, है ना, और दिल्ली में ऐसा अधिकतर होता है, मुझे मकान की ज़रूरत थी, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने एक ब्रोकर को पकड़ा जो मकान दिलवाता है, और मैंने उस ब्रोकर को 2000 रुपये दे दिए कि भैया मुझे आज शाम तक मकान दिलवा दे। उन्होंने तो मकान की लाइन लगा दी मेरे सामने कि पसंद कर लो, जोन सा भी अच्छा लग रहा हो तुम्हें, सूटेबल ले लो किराए पे, ठीक है ना। मैंने उसे कितने रुपए दिए, वो उसकी कौन से हेड में आएगा, चेक करके बताओ, वो उसके कौन से हेड में आएगा। चारों बताओ, तुम्हारे से विश्वास है मुझे, तुम बता सकते हो। अमित बताओ भाई, वो कौन से हेड में आएगा, अदर में आएगा। कहाँ पे आएगा, अदर में आएगा। क्यों? क्योंकि ना ही तो उसने सैलरी मिली, ना ही तो वो मेरा नौकर, ना ही उसका मकान है, ना ही उसका बिजनेस है, और ना ही उसने मुझे कोई एसेट्स बेची। कैपिटल गेन होता है हमेशा एसेट्स को बेच के या खरीद के, ठीक है ना। तो तीसरे पॉइंट पर अब आते हैं, कैपिटल गेन क्या होता है। यदि मेरे पास कोई एसेट्स है, ठीक है, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसको बेच के जो मेरे पास फ़ायदा होगा उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। क्लियर है पॉइंट। तो उस असेट्स को बेचकर, पूरे चैप्टर में टेंशन मत लेना, ये 5 चैप्टर हैं हमारे, ठीक है ना। और लास्ट में आता है हमारा अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आती है, जो इन चारों में नहीं आई वो यहाँ से आ जाएगी। तो यानी कि तुम्हारी सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, और उसके बाद में अदर सोर्सेज। पूरा घूसा हमारा है पब्लिक के ऊपर एकदम, है ना। तो अदर सोर्सेज में हर एक इनकम आ जाएगी। जैसे अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ, अब जैसे चूहे सट्टे से इनकम आ रही है, स्पेकुलेशन इनकम, गैमलिंग, गेमिंग, है ना, तो ये इनकम, पत्ते से इनकम, ये इनकम कहाँ कहाँ आएगी, अदर सोर्सेज में। सारी इनकम आ जाएंगी अदर सोर्सेज में। नोट कर सकते हो, अब तुम समझ गए, तुम मेरा इशारा है, आ जाओ नोट करो। तो अगला सवाल तुम्हारा उठना चाहिए कि इनकम क्या क्या है, इनकम क्या है, इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा वो देखो, ये वाला पोर्शन नोट हो गया, इसे रफ कर सकता हूँ, आ जाओ। इनकम इंक्लूड्स, उसने बोला इंक्लूड्स, इनकम के अंदर ये आएगा। क्या क्या आएगा, यदि तुम प्रॉफिट कमा रहे हो या कोई गेन कमा रहे हो, या तुम सैलरी ले रहे हो, या तुम डिविडेंड ले रहे हो। डिविडेंड मतलब जो शेयर पर मिलता है, जो शेयर पर मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। ये तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना। आ जाओ, यदि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट कौन सा, बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, बैंक वाला आ रहा है, FD करा रखी है तुमने, है ना,
आरडी करा रखी है तुमने और एनएससी करा रखी है तुमने और सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो एनी इंटरेस्ट कोई सा भी आ रहा है तो अमित पांचों के पांचों में से बताओ कि कौन से के अंदर आएगा। कोई सा भी इंटरेस्ट डिविडेंड किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, अदर। चारों में से तो कोई सा है ही नहीं, चेक कर लो बिल्कुल एक चीज को। फिर आगे कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट्स, तो ये किसके अंदर आएगा चारू, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ये किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ओ सॉरी फोर्थ वाले के अंदर आएगा, कैपिटल गेन के अंदर आएगा। फर्स्ट फोर्थ मत बोला करो, सीधा बोले करो कैपिटल गेन के अंदर आएगा। आगे आ जाओ। और अभी मैंने जो लास्ट में बोला था विनिंग लॉटरी, गैम्बलिंग और रेस। गैम्बलिंग को छोड़ दे तो रेस को कैसे छोड़ सकते हो, हॉर्स रेस लगती है, डॉग रेस भी लगती है, कौन सा देश हो, चाइना में शायद कुत्तों की रेस लगती है ना, कोई देश है जहाँ पे कुत्तों की भी रेस लगती है ना, कई सारे देश हैं, बस तुम्हें बता नहीं सकता मैं कहाँ कहाँ की रेस लगती है। आ जाओ। तो यदि रेस से पैसा आ रहा है, रेस चाहे किसी भी चीज़ की हो, लीगल हो या इलीगल हो, पैसा जैसे भी आ रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हथकड़ी बाद में लगवा लेना, ठीक है ना। अब चारों की बात आती है, यदि सपोज करो तुमने क्या है कि तुम्हें एक रोड पे भरा हुआ बैग मिल गया, तुम्हें एक रोड पे भरा हुआ क्या मिल गया, बैग मिल गया, पूरा का पूरा, रद्दी थी उसमें लेकिन उसके रद्दियों के बीच में उसमें 50,000 रुपये रखे थे, रद्दियों के बीच में क्या रखे थे, 50,000 रुपये रखे थे उसमें, तुम्हें मिल गया। तुम्हारी इनकम है या नहीं है ये बताओ, है। यदि वो किसी व्यक्ति ने मांग लिया तभी कि ये मेरा बैग है तो तुम उसे पकड़ा दोगे, पक्की बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रूफ मांग के पकड़ा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे मत पकड़ा देना, पहले मांग बताना कि इसके अंदर बता दे रहा है क्या, फिर चेक करना तब पकड़ाना। तो वो यदि तुम्हारी इनकम हो गई तो वो इनकम भी कैसी है, अदर सोर्सेज के अंदर है और उसमें भी तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट से कि तो पाया था तो इनकम तो आया था, क्या दोगे, टैक्स दोगे, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा समझने में, देखो समझने में मज़ा आना चाहिए, फर्स्ट क्लास में यदि मज़ा ना आया तो क्या फ़ायदा। ये नोट करो, जरा सा काम हो रहा है बस हमारा, फिर हम कल से चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। आ जाओ भाई। बताओ कौन सा पोर्शन नोट करूं, ये वाला वो वाला कर दूं, अमित कर दूं ये वाला, आ जाओ। अब यहाँ पर लिखना, अब जो इनकम टैक्स जाता है वो कैसे जाता है, जो इनकम टैक्स देंगे वो भी तो देंगे, और वो कैसे देंगे। तो इनकम टैक्स ऐसा ही नहीं है कि क्या नाम है, मैंने 10 लाख रुपए कमाए साल में तो 10 लाख पे तुरंत ही उन्होंने लगा दिया 30% टैक्स, तो फिर 3 लाख रुपए गवर्नमेंट के खाते में, ऐसे टैक्स नहीं जाता कभी भी। टैक्स जाता है ऐसे, टैक्स हमेशा स्लैब रेट पर जाता है। तो यहाँ पे लिखो इनकम टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 2020-21, इसी की तो बात कर रहे हैं हम, असेसमेंट ईयर 2020-21। भाई जो हम टैक्स जो हम करेंगे वो जमा कब करोगे, 20-21 में, 19-20 का कमाया हुआ 1 अप्रैल 2019 से तुम कमाना स्टार्ट करोगे और 31 मार्च 2020 तक कमाओगे। मार्च आ गई क्या, मार्च तो चली भी गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या चल रहा है, अब 21 की आएगी,
अब 21 की आएगी। तो देखो जब अब तुम ये पैसा कमाओगे, अब तुम ये पैसा क्या करोगे, कमाओगे, पक्का, और उस पर टैक्स देना पड़ेगा हमें फिर, ठीक है। तो पैसा हमने कब से कब तक का कमाया होगा, जो हमने पैसा 1 अप्रैल 2020 से कमाया होगा। आज के तारीख पहले तो ये बताओ, 1 अक्टूबर, अब अक्टूबर चल रहा है यानी कि, ठीक है ना। अब देखो हमने पैसा कब से कमाया होगा, 1 अप्रैल से कमाया होगा। 1 अप्रैल से मैं 31 मार्च तक पैसा कमाऊंगा और उस पर मैं टैक्स कब दूंगा, अगले साल दूंगा, उस पर मैं टैक्स दूंगा, अगले साल टैक्स दूंगा। इस साल जो मैं टैक्स जमा करूंगा, यानी कि इस मार्च में, जो इस मार्च के बाद में मैं टैक्स जमा करूंगा, वो कौन सी इनकम पर टैक्स जमा करूंगा, जो मैंने इस साल इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर में, उस पर टैक्स जमा किया जाएगा, ठीक है ना, उस पर टैक्स जमा किया जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। तो तुम यहाँ पे लिखो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ पर इसे करो 21-22 और प्रीवियस ईयर तुम्हारा हो जाएगा, जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 20-21। 1 अप्रैल पीछे सही कर लेना, जब मैंने प्रीवियस ईयर वो लिखवाया था ना, उसे सही कर लेना थोड़ा सा। जब मैंने प्रीवियस ईयर लिखवाया था तो मैंने शायद 19-20 लिखवा दिया होगा, पिछले साल वाला है ना, वो गलती से हो गया, उसे सही कर लेना। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से जो मैंने इनकम कमाई है और 31 मार्च 2021 तक जो मैं पैसा कमाऊंगा उस पर मैं टैक्स दूंगा 21-22 में, 21-22 में। यहाँ तक की बात समझ में आती है, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो देखो अब और इस साल जो मैंने टैक्स पे करा होगा वो मैंने पिछले साल की इनकम पे करा होगा, पक्की बात है ना। तो देखो स्लैब रेट कैसे, अब देखना जरा क्या चाल चलते हैं गवर्नमेंट हमेशा हम लोगों के साथ, भोले भोले मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पर्सन एज बिलो 60 ईयर, 60 साल से नीचे वाली उम्र के लिए, जो व्यक्ति 60 साल से नीचे की उम्र के, यानी कि हम सारे आ गए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए लेकिन एज, वरना उसके माँ बाप की इनकम मानी जाती है। ध्यान रखना, यदि कोई छोटा बच्चा 12-13 साल का बच्चा कोई कंपनी खोल के बैठ जाता है, उसका दिमाग अच्छा है, खोल के बैठ जाता है, तो वो इनकम उसकी नहीं होती, वो इनकम होती है उसके माँ बाप की, ठीक है, ठीक है ना। अब बजरंगी भाईजान ने वो जो छोटी सी लड़की ने काम किया है ना, तो वो इनकम क्या उस लड़की की है, वो इनकम है उसके माँ बाप की, ठीक है ना। तो तब तक जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक इनकम है माँ बाप की, उसके बाद में है उस बच्चे की, फिर उसकी इच्छा है माँ बाप को दे या ना दे, है ना, फिर तो वह जल्लाद बनेगा, यदि उसे माँ बाप ने सिखाया होगा जल्लाद बनना। तो 2 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। सरकार ने कहा भैया 2 लाख कमा, इनकम टैक्स कुछ मत दो, इनकम टैक्स कुछ मत दो, 2 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो 2 लाख रुपए कमा सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक कमाता है, मतलब 2 लाख रुपए तक की इनकम पे तो कोई टैक्स जाने का ही नहीं है उसका। यदि सपोज करो कि मैं 3 लाख रुपए साल कमाता हूँ, तो 2 लाख रुपए तक तो मेरा टैक्स गया ही नहीं, बचा कितना, 1 लाख, बचा हमारा कितना, 1 लाख, उस पर अब टैक्स जाएगा। तो 2 लाख रुपए तक की इनकम पर तो टैक्स है तुम्हारा नील, और उससे ऊपर की इनकम पर टैक्स है तुम्हारा 10%, कितना, सॉरी 5%, रेट चेंज हो गया, 5%, कितना है, 5%, कितना है, 5%, तो 5% टैक्स जाएगा कुल मिला के। अब यदि 5 लाख 1 रुपए से ज़्यादा कमा रहा है, अप टू 10 लाख तक, तो उस पर टैक्स जाएगा कितना, उस पर टैक्स जाएगा तुम्हारा 10%, उस पर टैक्स
अरे यार मैं पिछले ईयर के वो लिख रहा हूँ, समझ जाना है ना। पिछले साल का डेटा भी दिमाग में स्टोर है, उससे पिछले साल का डेटा भी दिमाग में स्टोर है। तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर कितना जाएगा? 20%। और 10 लाख अबव 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर जाएगा हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि 30%। हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स यानी कि कितना? 30%। ये तुम्हारी सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि थ्योरी लिखवा रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम में तुम्हारी थ्योरी आएगी। यदि कोई स्टूडेंट न्यूमेरिकल के चक्कर में इनकम टैक्स को पढ़ना छोड़ता है तो वो गारंटी है कि एग्जाम में थ्योरी भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाने का, क्योंकि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो सारी तुम्हारी थ्योरी है 40 नंबर की, और 60 नंबर के न्यूमेरिकल तो हम उधेड़ देंगे, चिंता क्यों करोगे। ये चीज हो गई ना। अब यदि एज जो है वो 60 साल से ज़्यादा की है, पर्सन एज कितनी है? मोर देन 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर, बट लेस देन 80 ईयर, यानी कि 60 साल से तो ज़्यादा है पर 80 साल से कम है। यहाँ तक तो आजकल लोग बाग लुढ़क जाते हैं, है ना। वैसे ही कोरोना वायरस काल बन के चल रहा है ना। तो यहाँ तक इसकी 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 3 लाख रुपए से यदि ऊपर कमाता है और अप टू 5 लाख तक, तो उस पर सीधा इन्होंने लगाया 20% टैक्स, 5% टैक्स। उस पर इन्होंने लगाया 5%। जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको थोड़ा आराम दिया है, ठीक है ना, कि 3 लाख रुपए तक तेरे पे कोई टैक्स नहीं, ठीक है ना। उससे ऊपर की इनकम पर टैक्स है। आगे 5 लाख से यदि 10 लाख तक कमाता है तो कितना? 20% टैक्स। और 10 लाख से यदि ऊपर कमाता है तो 30% टैक्स। बताओ पहले मुझे, यहाँ तक की बात समझ में आती है? यहाँ तक की बात तो क्लियर है ना तुम लोगों को, सभी को? इसके बाद में पर्सन एज मोर देन 80 ईयर। वैसे तो ये जो है ना, ये लिखना बेकार है। अमिताभ बच्चन भी 80 का नहीं है शायद, वो भी उससे कम का है ना, वो बूढ़ा हो रहा है वो भी। पर्सन एज मोर देन 80 ईयर, 80 साल के ऊपर का तो इंसान कमाएगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो ये तो फालतू की चीज़ लिखी हुई है ना। लेकिन कुछ होते हैं, MDH मसाले वाला मालिक है, वो 80 साल से ऊपर का है ना। तो ये उसके लिए है, ये उन जैसों के लिए है जो 90-90 साल तक कमा रहे हैं और कंपनी उनके नाम पर है। कंपनी क्या है? उनके नाम पर, तो ये उनके लिए है। कंपनी पे तो क्या फ्लैट रेट लगता है 30%। तो इनके लिए बताया कि भैया 5 लाख तक तुम कमा रहे हो तो तुम्हारे लिए टैक्स कुछ भी नहीं। 5 लाख से 10 लाख तक यदि तुम कमा रहे हो तो उस पर सीधा 20% टैक्स, है ना। और यदि तुम 10 लाख से ऊपर कमाते हो तो उस पर सीधा 30% टैक्स। क्या ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? बताओ मुझे पहले, ठीक है ना। मेन पॉइंट तो हमारा यहीं जाता है बार बार। कहाँ? ये वाला जो फर्स्ट वाला है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसकी इनकम कितनी है? 2 लाख तक, तो उस पर कोई टैक्स नहीं जाएगा। 2 लाख से 5 लाख तक पे तो 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख पर है तो तुम्हारा 20% टैक्स, और 10 लाख से ऊपर है तो उस पर 30% टैक्स, ठीक है ना। और ये तुम्हारा 60 से 80 वालों के लिए, और ये है तुम्हारा 80 से अबव वालों के लिए। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? यदि यहाँ तक की बात समझ में आती है तो चलो आगे बताओ। एक पॉइंट रह गया बस।
एक पॉइंट, कल से हमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करना। बेसिक तो एक ही दिन का होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। हो गया, चलो। अब एक चीज़ और रह गई बस, छोटी सी। क्या, हेडिंग डालो मेरे साथ ही, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स सॉरी रिटर्न, RETURN, इसे बोलते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और करेगा कब कब, पेयर, यदि पे करने वाला क्या है, इंडिविजुअल है ना, व्यक्ति है यानी कि, तो उसे कब कब पे करना होगा, ड्यू डेट ऑफ ITR, ड्यू डेट ऑफ ITR। तो उसकी ITR की ड्यू डेट होगी तुम्हारी 31 जुलाई। ITR की ड्यू डेट होगी तुम्हारी 31 जुलाई। इस साल चेंज हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है ना, तो इस साल नहीं हो पाया था, लेकिन हमें तो पिछले साल की इनकम पे लगाना है ना, तो हमारे रूल इस साल कोई नहीं चेंज हुए। जो अगले साल बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए रूल चेंज हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है ना। और पार्टनरशिप फर्म पर या प्रोप्राइटरशिप फर्म पर, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म दोनों में अंतर बताओ। पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म दोनों में अंतर बताओ। अरे बता भी दो भाई। कंपनी, जरा मैं सीधी चीज पूछ रहा हूँ, ये तो बता दो कम से कम मुझे। ज़्यादा तो कुछ पूछ नहीं रहा, रटने के लिए कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें जो भी कुछ लिखवाया है, तुम्हें उसमें 1% भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारी प्योर थ्योरी है एग्ज़ाम में आने वाली, और ये बेसिक है इसका पूरा कि इसमें क्या क्या होता है। आगे आ जाओ। अब पेयर जो है तुम्हारे वो इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल यदि हैं तो उसे 31 जुलाई को ड्यू हो जाएगा उसका इनकम टैक्स। 31 जुलाई को उसको ड्यू हो जाएगा कि भैया जैसे बिजली का बिल आता है ना कि इस तारीख को आ गया, ड्यू हो जाता है, फ़ोन पे आ जाता है, ऐसे ही है बिल्कुल कि इस दिन ड्यू है 31 जुलाई को। या पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है जिसमें अकेला मालिक होता है। पार्टनरशिप फर्म में तो कई सारे मालिक होते हैं, 3-4 मालिक होते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकेला मालिक होता है, ठीक है ना। और कंपनी में तो खैर सब होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 30 सितंबर को। ये कब होती है? 30 सितंबर को इनकी ड्यू। यहाँ तक का इसका बेसिक था। कोई समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे पॉइंट। यदि किसी पॉइंट में डाउट है तो बताओ भाई अमित, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो अभी। इसके बाद हम चलते हैं आगे और कल पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है ना। आगे नहीं चलते, मतलब अब आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।